भाई अगले केस पे चलते हैं। अगला केस कहाँ का है, कहाँ की कहानी है? भाई ये कानपुर का है। और कानपुर में ये आज से 40-45 साल पहले हुआ। एक साधारण सा इंसान जिसका नाम था रामकरण। रामकरण जिसके मम्मी पापा इस दुनिया में थे नहीं, और उनकी ज़मीन जायदाद थी। ज़मीन जायदाद में खेत, जहाँ पर बुआई वगैरह हुआ करती थी, खेत खलियान हुआ करते थे रामकरण के। और रामकरण सिर्फ इसी चाह में था कि कोई एक अच्छी जीवन साथी मिल जाए, और किस्मत से वही हुआ कि एक अच्छी जीवन साथी उन्हें मिली। वक्त बीतता गया और उनसे 6 बच्चे हुए, 6 के 6 लड़के। सबसे छोटे वाले की जो उम्र रही 4 साल, सबसे बड़े वाले की जो थी वो 17 साल। अच्छा खासा समय था, बहुत खुशहाल परिवार था। इनके जो लड़की के मम्मी पापा थे वो रहते थे कानपुर से कुछ 20-30 किलोमीटर दूर। तो उस टाइम पे घोड़ा गाड़ी हर किसी के पास हुआ नहीं करती थी। रामकरण अपना जो आना जाना था वो साइकिल पे ही किया करता था। बच्चों को ले जाना, घुमाना फिराना, सब कुछ जो था, घर घर में अच्छा खासा प्यार मोहब्बत सब कुछ थी। एक टाइम पे जो रामकरण की वाइफ थी, उनको पता नहीं पेट में क्या डिसीज़ हुई या फिर क्या पेट में हुआ, समझ नहीं आया। उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा। अब जब आपस में बातचीत होती है तो उस टाइम पर नहीं थी ये सारी अल्ट्रासाउंड वगैरह की टेक्निक, तो जो गांव में वैद्य हुआ करते थे वो इलाज करवाया करते थे। तो वैद्य के पास ये लोग जाते थे और वो कुछ अपनी तरफ से आयुर्वेदिक दवाई दे देते थे, जो बहुत गर्म दवाइयाँ होती थी, जिससे अगर पेट ठीक हो गया तो कोई और बीमारी हो गई, उससे कोई और बीमारी हो गई। वक्त वक्त चलता रहा, बीतता रहा, बीतता रहा, लेकिन ये कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि किसी बड़ी हॉस्पिटल या बड़े किसी दवा खाने तक पहुंच जाए जहाँ पर ठीक हो जाए। 1 साल उस सिचुएशन में ये रही, रामकरण की जो वाइफ थी, और फिर ये एक्सपायर हो गई। इन्होंने अपने जीवन को अलविदा कह दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। अब रामकरण को ये तो समझ में आ गया था कि यार मैं अकेला वो इंसान हो गया हूँ जो मेरे को अपने 6 बच्चों को संभालना है। और सबसे छोटे वाले बच्चे 4-5 साल 6 साल के, जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, उनके लिए तो वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि समझ में ही नहीं आ रही। तो रामकरण का उस टाइम पे जो उपजाई थी, मतलब खेतों का जो फसल थी, उसका सीज़न आ रखा था। तो रामकरण ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, अभी 6 के 6 बच्चों को थोड़े टाइम के लिए नानी के पास छोड़ देता हूँ इनकी, और मैं अभी फसल पर ध्यान देता हूँ। इन सब इमोशनल चीज़ों में फसल का काम रह जाएगा। तो रामकरण क्या करता है, वही साइकिल पे एडजस्ट करके 2-3 को आगे बैठाया, 2-3 को पीछे बैठाया, निकलता है अपने, सीधा नानी के वहाँ पहुँचता है और नानी से बातचीत करता है। तो उस टाइम पर नानी का मुंह बना हुआ था, जैसे होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी थोप रहे भाई। नाना जी फिर भी खुले हाथों से बच्चों को स्वीकार लिया कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस टाइम पे ये था कि नानी बार बार बोल रही थी कि ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। अब ठीक नहीं हुआ हो तो सबको ही पता है, लेकिन उस चीज़ का करा क्या जाए। रामकरण बताते हैं वहाँ पे कि ऐसे ऐसे हो गया, तो फसल अब मेरे को संभालनी है, बच्चों को मैं संभाल नहीं सकता, और कब तक मैं पड़ोसियों के पास बच्चों को छोड़ूंगा। 1 दिन 2 दिन, अब तो ऐसा हो रहा है कि पड़ोसी भी बोल देते हैं कि उनको भी काम है। हर किसी को कोई ना कोई काम रहता है, और आधे से ज़्यादा तो खेतों में ही जाते हैं। उनकी नानी ने बोला कि ठीक है, आप हमें बता दो कब तक आप आओगे, तब तक हम बच्चों को संभालते, फिर आप देखना। लेकिन जाते जाते ना नानी दिमाग में एक बात डाल देती है कि तुम्हारी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम बच्चों को संभालने वाला कोई तो होगा। हमारी उम्र रही कितनी है अब, 10 साल 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। रामकरण उस चीज़ में मतलब था ही नहीं। उसे ये था कि नहीं भाई, मतलब एक होता ना इंसान को बार बार पुराने दिन याद आते कि मेरी अभी बीवी को मरे कितना टाइम हुआ है, और ये मेरे को दूसरी शादी के लिए बोल रहे, 6 बच्चे हैं, कोई आएगी तो क्या संभालेगी। रामकरण ने ध्यान नहीं दिया, वो साइकिल उठाते और अपने घर वापस आ जाते हैं। ये अपनी फसल पर ध्यान देना शुरू करते हैं। फसल वगैरह जो लगी हुई थी, उनका दिमाग यही चल रहा था कि भाई मेरे को पैसे इकट्ठा करना है, बच्चों की परवरिश करनी है, और वैसे ही किसानों को इतना ज़्यादा पैसा मिलता नहीं उनके फसल का। फिर भी ये अपनी फसल के 2-3 महीने निकालते हैं, उसके बाद डिसीज़न बनाते हैं कि अब मैं अपने बच्चों को लेके आऊँगा। ये साइकिल उठाते हैं, अपने बच्चों को लेने के लिए निकलते हैं नानी के घर पे। और रास्ते में जब ये जा रहे थे तो इनका ध्यान पड़ता है कि साइड में ही एक बुज़ुर्ग आदमी पेट पकड़ रखा है और बहुत दर्द में है। तो ये वहाँ पे उस आदमी के पास जाते, बोलते बाबा क्या हुआ। सरल इंसान, व्यवहार के अच्छे थे, इन्होंने पूछ लिया। और वो बुज़ुर्ग आदमी बताता है कि बेटा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर तेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ी सी आगे मेरी कुटिया है, मुझे वहाँ तक छोड़ दे। इसने पहले तो सोचा कि यार मेरे को बच्चों को भी लेके आना है, इसको इसको छोड़ूंगा तो मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगा। फिर दिमाग में यही आता है कि चल के भी कैसे जाएंगे बाबा। तो इसने बोला ठीक है बाबा, आप पीछे बैठ जाओ। अब ये चलना शुरू करते हैं। तो जैसे रामकरण थे, उन्होंने बाबा से पूछ लिया कि बाबा क्या हुआ, आप ऐसे कैसे बीमार हो गए चलते फिरते। तो बाबा बताना शुरू करते कि बेटा मैं क्या करूं, हमारी तो मजबूरी है। गांव में हम रहते थे तो वहाँ पर हम नीची जाति से हैं, तो ऊंची जाति वाले हमें बहुत डांटते हैं, मुंह नहीं लगाते,
तो हमें खेतों में अपनी कुटिया बनानी पड़ी। एक मेरी लड़की है, गांव वाले उस पर भी गंदी नज़र रखते थे, तो ऐसे ऐसे मैं अपने गांव से खिसक के यहाँ पे आ गया। अब फिर इसने पूछना शुरू करा रामकरण के बारे में कि आप क्या कहाँ जा रहे हो, यहाँ से कैसे निकलना हुआ। तो इसने बताया रामकरण ने कि ऐसे ऐसे 6 बच्चे हैं, बीवी एकदम से ऐसे ख़त्म हो गई, ज़िंदगी उजड़ सी गई है और दूसरी शादी के लिए बोल रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं होता, फसल भी इस बार इतनी अच्छी नहीं हुई, पैसे भी पता नहीं कैसे होंगे, अब बच्चों को लेने जा रहा हूँ, पता नहीं बच्चों को कौन संभालेगा। तो ये रामकरण तो भरा बैठा था, इसने सब कुछ उस बाबा के आगे बोल दी। बाबा ने बोला कि ठीक है बेटा, कोई नहीं, दोनों ही दुख में है, वो कुटिया आ गई मेरी, यहीं पर मुझे छोड़ दो। तो जैसे ही रामकरण साइकिल उठाते ना जाने के लिए, तो बाबा पीछे से बोलते कि बेटा वैसे जैसे तुम्हारी जो सासू माँ है वो सही तो कह रही है, तुम्हें शादी तो कर लेनी चाहिए, अब 6 बच्चों को कौन संभालेगा। तो रामकरण ने बस ऐसे देखा, लुक दिया, और फिर वो पुरानी यादों में अपने, उनकी वाइफ का नाम रीना था, तो वो अपनी रीना के बारे में सोचने लगे और आगे बढ़ने लगे। फिर एकदम से जो बाबा थे बोलते, बेटा सुनो, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी भी एक बच्ची है और मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा, मैं परख रहा था तुम्हें, और तुम्हें लगे तो तुम मेरी बच्ची से शादी कर सकते हो, वैसे भी गाँव का कोई आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। उस टाइम भी रामकरण ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, वो बोलते ठीक है बाबा, मैं सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा। ये पहुंचते हैं सीधा अपनी ससुराल में, सासू माँ के पास। तो वहाँ पर फिर वही बातें चल रही है कि भाई तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। तो इनके दिमाग में ये चल रहा होता है, यार जहाँ जाता हूँ यही टॉपिक चलता रहता है और पुरानी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो वो जो नानी थी वो खूब बोलती है इन्हें कि तुम्हें कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। बोलते हैं ठीक है, मैं इस बारे में विचार बनाऊंगा, आपको बता दूंगा। ये अपने बच्चों को लेके अपने घर आ जाते हैं। अब बच्चों को जब घर लेके आ जाते हैं, अगले दिन ये खेत में जा रहा है, 2 बच्चे किसी पड़ोसी के हैं, 2 बच्चे किसी और पड़ोसी के। सबसे जो बड़े वाले थे वो तो 17 साल के बच्चे कहाँ ही बात करेंगे, वो तो यूँ है कि यहाँ चल रहा है जो ज़िंदगी में चल रहा है, कभी बाप का हाथ बटाने चले गए खेतों में तो ठीक है, वरना अपने पढ़ाई लिखाई चल रही है, जो भी नॉर्मली चीज़ें चल रही हैं। क्या हुआ, सबसे छोटे वाला जो बच्चा था, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होती है। तबीयत ख़राब हुई तो पड़ोसियों ने बताया कि आपके छोटे वाले बच्चे की तबीयत ख़राब है। उसको दवाई वगैरह दिलवाई, वैद्य से दवाई दिलवाई, और फिर एक दिन क्या हुआ, सबसे छोटे वाला बच्चा उनका एक्सपायर हो गया। और जिस कंडीशन में हुआ वो कंडीशन बड़ी अजीब सी थी। वो कंडीशन कुछ इस तरीके की थी कि बच्चा जो था वो कुछ अलग ही स्थिति में गया इस दुनिया को छोड़ के। इसको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। अब भाई उधर से वो आए, सासू माँ वगैरह आए, बच्चे को देखा कि यार ये तो चला गया और तुम क्या ध्यान रखोगे, मुझे नहीं लग रहा कि तुम ध्यान रख पाओगे, ऐसा है वैसा करके। तो फिर दोबारा इस पर दबाव डाला कि तुम्हारे 5 बच्चे बचे कम से कम, उनका तो ध्यान दे लो, तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, ऐसे कर लेनी चाहिए। फिर ये बताते हैं अपनी सासू माँ को कि ऐसे ऐसे मैं जब गया था ना, तो वहाँ पे एक बाबा थे और उन्होंने अपनी बच्ची के बारे में बताया था, तो अगर मैं करूँगा तो एक बार उनसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा वैसे तो व्यवहार किसी से मिल नहीं रहा था, उस बाबा से मेरा थोड़ा व्यवहार मिला था। तो अब वो सासू माँ गुस्सा होगी कि क्या कोई रोड पे मिल जाएगा तो तुम किसी से भी कर लोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम एक बार मिल लेते हैं उनसे, मिल के उनका थोड़ा सा आपको भी व्यवहार समझ में आ जाएगा। अभी अपनी सासू माँ को लेने अगले दिन जैसे सब कुछ क्रियाक्रम करके अगले दिन लेके जाते हैं उस कुटिया के पास। तो वहाँ पर वो लड़की खड़ी होती है, उसका नाम रानी था, पहले वाली का नाम रीना था, इसका नाम रानी है। तो जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं, लड़की दिखने में सुंदर थी, तो सासू माँ ने बोला कि बेटा तेरा बाबा कहाँ है, बाबा को बुला। तो वो लड़की बताती कि बाबा तो अभी 1 हफ्ते पहले गुजर गए। तो बोलते कि तू यहाँ पे अकेली क्या कर रही है। बोली मेरे को जो बाबा ने बताया था ऐसे सब्जी उगानी है, ये करना वो करना, मैं तो वही कर रही हूँ। तो वहाँ पे रामकरण समझ गया कि भाई इसका भी व्यवहार ठीक है बात करने में। तो रामकरण बोलते हैं कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो ऐसे ऐसे आपके बाबा ने मेरे से बात की थी। तो लड़की भी बोलती है कि आप रामकरण हो, और बाबा ने मुझे बताया था आपके बारे में, आपने उनकी एक बार जान बचाई थी ऐसे ऐसे। तो रामकरण बोलते हैं काम करो, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। ये उन्हें अपने घर लेके आ जाता है, दिखाते हैं 5 बच्चे हैं, ऐसे ऐसे अगर आप इनकी देखभाल कर सकते हो तो आपका भी कोई नहीं है, मेरी ज़िंदगी में भी कोई नहीं है, ऐसे ऐसे आप बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, तो हम शादी कर लेते हैं। भाई ये शादी कर लेते हैं, लाइफ आ जाती है दोबारा ट्रैक पे, ठीक है। अब रामकरण की ज़िंदगी थोड़ी सरल हो गई, वो अपने खेत में जा रहा, बच्चे हैं आराम से। लेकिन जो सबसे 2 बड़े बच्चे हैं वो तो फिर भी बात नहीं कर रहे, उन्होंने कभी उसको अपनी माँ स्वीकार ही नहीं, रानी को। वो अपनी जो असली माँ थी रीना, उसी के ही दिमाग में रहते थे कि वही हमारी माँ थी, ये आ गई बच्चों का ध्यान रखने के लिए, तो ज़्यादा अच्छे से व्यवहार भी नहीं होता था। अब कैसे ये लोग सोया करते थे, जैसे घर में घुसते ही एक बहुत बड़ा आंगन है, राइट हैंड साइड में वॉशरूम है, अंदर जाते ही किचन बाहर की तरफ, और 2 पीछे कमरे हैं जिसमें एक कमरा बच्चों को दे रखा है और एक में पति पत्नी ये सोते हैं।
जब सबसे छोटे वाला अगर रोता है तो रात को वो इनके पास आ जाता है, वरना वहीं वो भाई अपने संभालते रहते हैं कि हमारा भाई है, हम देख लेंगे, ठीक है। इस बात को 6 महीने हुए थे, शादी वगैरह हो चुकी थी और सबसे छोटे वाला बच्चा जा चुका था। फिर जो सबसे छोटे वाले से बड़ा वाला बच्चा था उसकी तबीयत ख़राब होती है। उसको भी समझ नहीं आ रहा, पेट में दर्द हो रहा है। छोटा बच्चा था, कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, खाना नहीं खा रहा, खाना खा रहा तो उल्टी आ जा रही है। एक दिन ये खेत में गया, जो आराम करना था, वापस आया, रात को ये लोग सोए और सुबह जब ये उठ के जाके देखते हैं दूसरे कमरे में तो वो जो सबसे छोटे से बड़ा वाला बच्चा था जो 5वें नंबर पे था वो भी ख़त्म। और वो जो ख़त्म हुआ भाई, वो एक ख़त्म होना सबसे और अलग चीज़ थी, क्योंकि वो पूरा नीला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था इसके शरीर में खून नहीं है, कि पता नहीं रात को ऐसा क्या सांप काट गया, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई। इस दर्द को इन्होंने ये सोच लिया और एकदम ही खत्म हो रहे हैं। ये पहले सबसे छोटा हुआ, फिर उसके बाद उससे बड़ा हुआ, अब रह गए 4। सीरीज वाइज हम काउंट करेंगे, नीचे से अभी हम चल रहे ऊपर। भाई वो भी खूब दबा के रो रही है जो रानी है कि बच्चा ख़त्म हो गया, बच्चा ख़त्म हो गया। उसने तो दिल से लगा रखा था, सबसे छोटा था तो रहता था उसके पास, ठीक है भाई। वक्त गुजरता रहा, ये वक्त भी टल गया। इसके बाद क्या हुआ, अब जैसे खेत पे वो जाया करता था रामकरण, अपने दोनों सबसे बड़े वाले बच्चों को साथ ले जाया करता था कि हाथ बंटवाने ये सब कुछ। जो उससे 2 ऊपर बच्चे थे उन दोनों की एक साथ तबीयत ख़राब हुई 5-6 महीने के डिस्टेंस में, फिर दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हुई। एक रात क्या हुआ, सोए, अगले दिन उठे, वो दोनों बच्चे भी सेम पोजीशन में ख़त्म मिले, नीले पड़े, दोनों नीले पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा शरीर में खून नहीं है। बैक टू बैक हो रहा है। अब 4 बच्चे ख़त्म हो गए। सबसे पहले छोटा गया और फिर उससे बड़ा गया, फिर उससे 2 बड़े चले गए, अब रह गए 2 बड़े बच्चे। गांव वाले इकट्ठे हुए और गांव वाले रामकरण को बोलते कि ऐसा है, तुम कुछ अपना ऊपरी दिखवा लो, क्योंकि इनकी माँ मरी थी जो रीना थी, ऐसा ना हो कि वो ही लेके जा रही है बच्चों को, कि ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो माँ की ममता कभी कभार रह जाती है और कभी कभार ले जाती है। तो रामकरण की एकदम से आंखें खुल गई कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं कि कहीं रीना जो इनकी गुजरी हुई माँ है वही तो नहीं लेके जा रही है अपने साथ। ये जाता है एक बाबा के पास, बाबा के पास जाता है, और जो बाबा इन्हीं के घर से 2-4 किलोमीटर दूर रहते थे उनके पास जाता है और जाके बोलते हैं कि बाबा मेरे घर पे तो जैसे मौत का अकाल सा आ रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर पे हो क्या रहा है, मेरे 4 बच्चे ख़त्म हो गए। वो जो बाबा बैठा था वो बोलता है, बेटा अभी तेरे 2 बच्चे भी मरेंगे, तू भी मरेगा और तेरी लुगाई भी मरेगी। और सीधा ऐसे ही बोलता, सीधा बोल दिया कि तुम बचने वाले नहीं हो और तुम्हें कोई बचाने वाला है भी नहीं, तुम सब मरोगे। ये पूछने लगा कि बाबा ऐसा क्या हुआ। बोला अभी तू ये मत सोच ऐसा क्या हुआ, जिस चीज़ के लिए तू आया है ना अपने बच्चों को बचाने के लिए, उसी पे ध्यान दे। तो ये बोलता है कि मैं कैसे बचाऊं बच्चों को। बोलता है कि जब तक तू सोएगा नहीं तब तक तू भी जिंदा रहेगा, तेरे बच्चे भी जिंदा रहेंगे और तेरी लुगाई भी जिंदा रहेगी। जैसे ही तू सोएगा मरेगा। ये अपने घर पे आता है वापस। अब इसके दिमाग में होता है कि मेरे को सोना नहीं है। भाई जो खेत से काम करके आता है ना, उसकी एनर्जी वैसे ड्रेन हो जाती है। रात के 2 बजे उसकी पता नहीं कब आँख लग गई, सुबह वो उठा, जैसी 4-5 बजे सुबह आँख खुली ना, एकदम से भाग के गया दूसरे कमरे में, देखा चलो सब कुछ नॉर्मल है। मतलब बाबा ने जो बताया था वो तो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। सुबह हुई, खेत गया, खेत से आते टाइम बाबा के पास गया और बाबा को बताया कि बाबा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बाबा ने बोला कि वक्त के ऊपर छोड़ दे, कोशिश करियो, सोइयो मत। बाबा ये बोल के चले गए। अब वहाँ बैठा था शिष्य। शिष्य इसे जानता था। वो बोलता है रामकरण क्या हो गया, बड़ा आजकल तेरा इसमें धाम में आना हो रहा हमारे। बोला भाई बाबा तो बोल के चले गए सोइयो मत, मैं खेत से काम करके आता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे को नींद ना आए। मेरे को नींद आती है। आदमी वैसे भी सोएगा ही अगर, मतलब ये तो बात ही है। हाँ शिष्य ने बोला देख भाई बाबा ने बोला है तो कुछ तो होगा, तू एक काम कर, तेरे को मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ, उस सॉल्यूशन को कर ले, 2-4 रात तो तेरे को नींद नहीं आएगी। ये बोला क्या करूँ। बोला जाते ना कहीं पर कट मार लियो, हाथ पे पैर पे कट मार लियो और उस पर नमक लगा लियो। उस टाइम पे यही सॉल्यूशन थे 40-50 साल पहले। कोई ना दवाई ना कुछ ना ये। बोला जहाँ कट मारेगा वहीं नमक लगा लियो तो पूरी रात तड़पता रहेगा, नींद तुझे आएगी नहीं। अगर बच्चों को बचाने के लिए गुरुजी ने बोला तो कर ले। भाई ये जाता है अपने घर पे, पैर पे मारता कट और उस पर लगा लेता नमक। अब ये पूरी तड़प रहा है, बुरी तरीके से तड़प रहा है। रात के 2:30-3 बजते ही जो इसके बगल में सो रही थी ना रानी, वो उठती है और दूसरे कमरे में जाती है। ये देखते हैं कि ये कहाँ चल दी एकदम से उठ के, बच्चों को देखने गई हो। फिर एकदम से इसे ध्यान आता है बाबा ने बोला था सोना नहीं है। ये जब उधर जाके कमरे में झाँक के देखता भाई इसकी जो नई बीवी थी रानी, वो 7-8 फुट की हो रखी है, पूरी सफ़ेद,
उसने कपड़े नहीं पहने, लंबे सफ़ेद बाल, और वो बच्चे की तरफ घूर के देख रही है। ये समझ गया कि मैंने जिससे शादी कर ली ये ही है कोई दिक्कत। वो 7-8 फीट की हो रखी है। नॉर्मल लड़की की जगह 7-8 फीट की हो गई है, और कपड़े भी नहीं पहने कपड़े हुए। नहीं पहने, सफ़ेद शरीर, उसने बैक साइड से देखा, लंबे लंबे बाल है, सफ़ेद। इसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई। इसने इसको ध्यान आया कि ऐसे सिचुएशन में क्या करा जा सकता है। वह अपने कमरे में वापस आया और चिल्ला के बोला रानी। तो वो वापस भाग के आई, और जब आई तो बिल्कुल नॉर्मल। बोली क्या हुआ क्या हुआ? बोले तू कहाँ गई थी? बोले कि मैं बच्चों को देखने गई थी, आराम से सो रहे नहीं सो रहे। तो इसने दिमाग लगा, बोले कि मेरे पैर में आज कट लग गया इतना बड़ा, इस पर दवाई वगैरह लगा, मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो वो अपने पट्टी वट्टी करने बैठ गई। अब ये वही दर्द का करता रहा और वो आके बगल में सो गई। अब इसे समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है कांड, कि इसने जो नई शादी करी है उसी से ही दिक्कत हो रही है। ठीक है, जैसे ही सुबह हुई ये खेत छोड़ो सीधा गया बाबा के पास, और बाबा को पता है कि ऐसे ऐसे मैंने वो चीज़ देखी है। तो बाबा बोले मैंने भी तो यही कहा था, जब तक जगेगा तब तक बचोगे, सोते ही वो तेरे बच्चों को लेकर चली जाएगी। अब इसने हाथ पैर जोड़ने शुरू करे कि बाबा बचा लो, मेरे 4 बच्चे तो वैसे ही ख़त्म हो गए, अब 2 बच्चे बचे हैं उनको भी ले जाएगी, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ मेरे बच्चे। बाबा ने बोला देख बेटा, किसी भी एक बच्चे को बचा सकता है तू, किसी एक बच्चे को बचा सकता है, किसी एक को तो ये लेके जाएगी ही जाएगी। अब ये बोलता है कि मैं किस बच्चे को बचाऊं। बाप उसने पूछा बाबा से कि ये है क्या चीज़ की? आगे खुलेगा सब कुछ। अच्छा। तो इसने बोला कि क्या कर सकते हैं। तो वो बाबा ने बोला देख, सबसे बड़े वाले बच्चा तेरा 17-18 साल का है, उसने ज़िंदगी जी रखी है, उसको जाने दे। और जो 5वें नंबर का बच्चा है वो तेरा अभी 14-15 साल का है, उसे जीने दे। सबसे बड़े वाले ने जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है उसका बलिदान कर, और उससे नीचे वाले को रहने दे। अब ये बोलता है फिर करूँ क्या? तो ये बोलता है एक काम कर, जो 5वें नंबर का बच्चा है ना, जो छोटे वाला है जिसे बचाना है, उसको आज कोई भी ठस्सा दे के किसी पड़ोसी को सुला दे। ये बोलता है और कोई चारा कुछ ऐसा हो जिससे मैं बच सकूं? सीधा बोलता है और कोई ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा दिमाग चलाएगा तो दोनों बच्चों को ले जाएगी वो, एक को तो बचा कम से कम। यह आता है घर पे वापस। अब जो इनकी पूरी प्लानिंग हुई थी कि बाबा मैं बचूंगा कैसे इन सब चीज़ों से, अगर मैं आपके बताए रास्ते पे चल रहा हूँ। तो बाबा बोलते देख ऐसा है, जैसे ही आज रात वो तेरे बच्चे पे हमला करेगी, तू मेरे पास आएगा और मैं अपने शिष्यों के साथ तैयार बैठा रहूँगा, आगे मैं बताऊँगा क्या करना है, बस तू इतना ध्यान में रखियो तेरा बच्चा गायब हो और तेरे को भाग के मेरे पास आना है। ये बोलता है ठीक है। वो ये अपने कट मारा होता है, पैर में नमक लगाया होता है, दर्द हो रहा होता है। ये देखता है 2:30-3 बजे वो उठी, जो रानी थी, दूसरे कमरे में गई। अब जैसे ये होता है ना कि मैं एक बार बचाने की अपने बच्चे को कोशिश करूं, ये उस कमरे में घुसा और देखा रानी जो थी वो हवा की स्पीड से वहाँ से बच्चे को लेके हाथ में गायब। दीवार आर पार? दीवार तो भाई वो बताया था ना, कमरे के बाहर ही आंगन था, वो पार गई। अच्छा। ये बस यूँ चिल्लाता रह गया रानी, इतने में तो वो हवा में पार गई, बच्चे को हाथ में उठा गए। चुड़ैल डायन जो भी हो, पिशाचनी, आगे पता चलेगा। ये भागा सीधा बाबा के पास। बाबा वो तो ले गई। वो शिष्यों के साथ खड़े होते कि चलो फटाफट। इसको बोलता रामकरण को मेरे को वहाँ पे लेके चल जहाँ पे वो बाबा और कुटिया और वो बच्ची तेरे को मिली थी। भाई ये भागे वहाँ जाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक पीपल का पेड़ होता है। मतलब रामकरण के साथ छलावा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक पीपल का पेड़। ये देखना शुरू करते हैं। बाबा को बोलता बाबा आपने तो बोला था मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप बचा लोगे। बोलता बच्चे को देखना शुरू करो इधर उधर। तो पीपल के पेड़ के पीछे सबसे बड़ा वाला बच्चा पड़ा हुआ था इनका। अब उसे उठाए तो वो उठे ना, और कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो 6 नंबर का सबसे बड़ा जो बच्चा था वो बेहोश पड़ा था। बाबा ने अपना अभिमंत्रित पानी वानी मारा, फूक वहाँ जो भी था फूका वहाँ पे। बच्चा होश में आया, उससे पूछना शुरू करा तू कैसे आया यहाँ पे, तेरे को मालूम है? बोलता है मैं तो सोने के लिए लेटा था, उसके बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। अब ये बोलते कि ये हो क्या रहा है। जो बाबा थे वो बोलते एक काम कर, मुझे अपने ससुराल में लेके चल, तेरी सासू ने तो देखा था ना उस लड़की को, यहाँ पे कुटिया थी ना, चल एक बार वहाँ पे तेरी सासू माँ से बात करते हैं। ये पहुँचे सासू माँ के घर पे। वहाँ लगी हुई थी भीड़। अब ये जब अंदर गए तो इन्होंने देखा कि सासू माँ उसी पोजीशन में पड़ी है, मरी हुई, और शरीर नीला और खून शरीर में है नहीं। जो नानी थी। हाँ। ये पूछना शुरू करता है नाना से ये क्या हुआ। तो नाना बताता है भाई ये तो सोई थी और पता नहीं क्या ही हुआ, इसके कौन सा बिच्छू लड़ गया, इसके पता नहीं सांप लड़ गया, हुआ क्या समझ में नहीं आया। भाई वो जो बाबा थे वो अपना दिमाग चलाना शुरू करते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। आगे पीछे लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पे कोई साला तांत्रिक वांत्रिक रहता है क्या, जो कोई नामी ग्रामी तांत्रिक हो। तो उनमें से कुछ लोग बताते हैं हाँ वहाँ पे तांत्रिक रहता है।
ये बोलते चलो बेटा सारे वहीं पे, लठ लेके वहीं पहुँचो। तो रामकरण ने भी बोला कि भाई इस गांव में हादसे होंगे, मेरे साथ भी हुआ है, चलो मेरे साथ। तो ये लेके वहाँ पहुँचते हैं। अब जब वहाँ पहुँचते तो वो तांत्रिक सामने बैठा होता है बिल्कुल चौड़ा हो के, बढ़िया लठ वठ पकड़ के, और बगल में उसका घर था जिसमें उसके बच्चे बीवी थे। तो ये बाबा पूछना शुरू करते कि तू अपने आप से बताएगा या तेरे को मार के पूछना शुरू करे। अब वो था वो घोर तांत्रिक, वो ऐसे कैसा मुंह खोलेगा, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास क्यों आए हो, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास क्यों आए हो। गाँव वाले सीधा भागे, बीवी को पकड़ा, बच्चों को पकड़ा कि सच सच बता दे, नहीं तो ख़त्म कर देंगे। वो जो बंदा बताता है वहाँ पे तांत्रिक जो आघोरी था, बताता है मैंने कुछ नहीं करा, जो करा है इन बच्चों की नानी ने करा है। बोलते बच्चों की नानी ने? बोलता हाँ, वो जब वो नानी लेके आई थी इनको 6 के 6 बच्चों को यहाँ पे। ये बोलते अब सच बता हुआ क्या था। तो ये बताते हैं, तांत्रिक बता रहा कि जब उस नानी की लड़की गुजरी थी, मतलब रामकरण की वाइफ जब गुजरी थी, तो नानी को ये लगा कि उसकी जो बेटी गुजरी है वो गुजरी इसलिए क्योंकि रामकरण ने उसका इलाज नहीं करवाया। वो इतनी ज़्यादा चिढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा चिढ़ गई थी। जब रामकरण अपने बच्चों को छोड़ने गया था तो वो नाखुश थी। जैसे ही रामकरण अपने बच्चों को छोड़ के फसल के काम से गया तो ये सीधा तांत्रिक के पास लेके गई कि इन 6 के 6 बच्चों की बलि चढ़ानी है मेरे को। इनकी माँ ख़त्म हुई और इनके बाप ने जो है मेरी बेटी ख़त्म करी है, इनकी बलि चढ़ानी है। तो वो तांत्रिक बोला मुझे क्या मिलेगा? तो वो बोली बलि चढ़ा और जिसको देनी है दे। और बस ऐसे ही बलि चढ़वानी थी, उसको कुछ बदले में कुछ नहीं चाहिए था, उसी को ही नानी को कुछ नहीं चाहिए। नानी को तो ख़त्म होते देखना सब कुछ, कि रामकरण के चेहरे पे मुझे वो दुख देखना है जो मैं आज अपनी बेटी को खो के देख रही हूँ। बोली इन सब की बलि चढ़ा और अपने जो करना कर, मेरे को नहीं पता, मेरी बच्ची के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। वहाँ से तांत्रिक दिमाग देते हैं कि देखो अभी अगर बलि चढ़ गई तो आप पे इल्ज़ाम आएगा, एक बार रामकरण को आने दो और बच्चों को वापस ले जाने दो, उसके बाद मैं अपने आप सब कुछ करूँगा। भाई उसके बाद उस तांत्रिक ने क्या करा, नानी को बोला कि आप कल बच्चों को लेके मत आना, कल आप खाली हाथ आना, मैं बताऊँगा आपको करना क्या है। जब अगले दिन ये जाती है नानी, तो वो तांत्रिक बोलते हैं कि आपको उसको बस ये फोर्स करना है कि वो शादी करे, दूसरी शादी करे। वो जो पूरा छल था ना, वो तांत्रिक ने रचा था कि वो बुड्ढा जो मिला, उसकी कुटिया, उसकी बेटी, सब कुछ छलावा था वो। इसने क्या करा था, जो तांत्रिक था, इसने क्या करा, जो इसको पिशाच की सिद्धि थी ना, इसने एक रात जब नानी को बोला था आप कल आना, उस रात अपने पिशाच जो गुरु थे उससे बात करी कि ऐसे ऐसे जो है वो बलि आ रखी 6 और भोग चढ़ाऊँगा आपको। तो पिशाच ने बोला कि पूरा छल रचा जाएगा और ऐसे ऐसे उस रास्ते पे ऐसे ऐसे उसको वो मिलेगा, पर सबसे बड़े वाले लड़कों की बलि मुझे चाहिए। जो पिशाच था सबसे बड़ा, उसने बोला सबसे बड़े वाले बच्चों की बलि मुझे चाहिए, 2 की, और दो पिशाच मैं अपने दे रहा हूँ, एक 2 की बलि लेगा, एक 2 की बलि लेगा। 4 तो जा चुके थे, 2 बचे थे, वो सबसे बड़े वाले पिशाच के थे। पिशाच ने क्या कर रखा था, 5वें नंबर के बच्चे की आहुति के लिए पूरा प्रोग्राम रच रखा था उस पेड़ के पास। हुआ क्या, लाना था 5वें बच्चे को, और बाबा को पता था कि 5वें बच्चे की बलि चढ़नी है। बाबा ने 5वें बच्चे को भेज दिया पड़ोसियों के घर पे, और 6ठा बच्चा ये उठा के ले गए। 6ठे बच्चे का नंबर अभी आया नहीं था मौत का। 6ठे बच्चे को देखते ही पिशाच ने उसे वहीं छोड़ दिया, और जिसने ये पूरा कार्यक्रम करा था वो थी नानी। पिशाच ने उसकी बलि ले ली नानी की, कि धोखा दे दिया। हाँ। अब हुआ क्या, सारे बोले गांव वाले इसको जान से मारेंगे। वो बोले नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं मारेंगे हम, इसको यहीं छोड़ दो, इस तांत्रिक को। अब गांव वाले बोल रहे ये क्या कर रहे हो आप, ये कल को किसी और के साथ करेगा। बोले नहीं नहीं, तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें गांव में बताऊँगा। बाबा सबको अपने साथ लेके आ गए। अब सारे पूछने लगे कि आपने क्यों छोड़ा। बोला इसे ऐसे कर्मों की सज़ा खुद मिलेगी। जो 6ठे बच्चे की बलि है ना, अब वो पिशाच इसी की बलि लेगा। 5वें बच्चे की जगह नानी गई, 6ठे की जगह ये जाएगा अब, क्योंकि जो सब कुछ बनाया हुआ था वो सारा का सारा खराब हो गया। और पिशाच लेके ही मानता है, एक बार 2-3 दिन के अंदर वो जो तांत्रिक था वो खत्म। वो जो पिशाच था वो उसकी भी बलि ले गया, नानी भी गई, उधर वो करने वाला भी गया, वो 2 बच्चे बच गए, और रामकरण की जिंदगी फिर ऐसे ही बीती। भाई ये तो मूवी की कहानी लग रही है एकदम। अलग भाई। ये केस आपके पास कैसे आया, ये रिकॉर्डिंग किसने बताया ये जो? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बताने वाला है ना, बताने वाला हमारा जो सब्सक्राइबर है, उसका जो दोस्त है जिसके पूरे रिलेटिव में हुई थी, वो रामकरण के बच्चों का बच्चा है। जो उसने उसे बताई वो वहाँ तक हमारे तक आई है।
अच्छा, तो इतनी पुरानी कहानी है। रामकरण के जो सबसे 2 बड़े बच्चे थे, उनके जो बच्चे हुए हैं, उसमें से एक ने आके सब्सक्राइबर को बताया कि हमारे परिवार में ऐसा हुआ, उसने हमें पूरी रिकॉर्डिंग में भेजा। ओ भाई साहब। और वो जो बुड्ढा था वो भी पिशाची था एक तरीके का, जो उसे मिला था पड़ा हुआ रास्ते में सब छलावा ही। भाई सब, वो कौन थे? वो 2 छोटे पिशाच थे जो 2-2 बच्चों की बलि ले रहे थे, एक औरत के रूप में, एक बुड्ढे के रूप में। और ये भी अलग है, 7 फुट की हो गई 3 बजे। वो भी पिशाचिनी थी। बताओ कैसा बहन ब्लैक मैजिक है। नानी का बदला, हाँ, नानी का कोहराम। सही में नानी सही मर गई, सही हुआ नानी के साथ। जो जैसा करेगा भाई भरेगा, लेकिन 4 बच्चों की बलि तो चढ़ी गई। सही में यार। और बीवी नॉर्मली मरी थी, तांत्रिक ने कुछ बताया? बीवी जो थी वो तो वो पेट दर्द की वजह से ही गई थी वो तो। बीमार होके मरी थी। बताओ भाई, ये भी गलत सीन होते हैं इंडिया में। भाई चल ही रहे हैं कहीं ना कहीं, हम जब बात कर रहे हैं तो कुछ पीछे हो ही रहा है। सही बात है। जनता देखेगी तो। और बताओ, नानी कर रही है भाई, कोई सोचेगा? कोई भी नाना नहीं को सोचेगा, अंदाजा भी नहीं है। कोई भी नहीं सोचेगा ये चीज तो। नाना को पता चला होगा तो नाना पे क्या बीती होगी कि असली डायन के साथ तो मैं रह रहा था। सही बात है। सही बात है। भाई इससे अगला कातिल है भाई वैसे तो अलग ही स्टोरी थी ये वाली भाई। बस ऐसे ही भेजते रहे दुनिया। जितना पुराने इंसिडेंट उतना दर्दनाक और उतना खतरनाक। हाँ भाई, ये बात तो है। पहले पहले जैसे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतने वो नहीं थे, मतलब भाई ये सब होता था ज़्यादा उस टाइम पे।